कहते हैं कि यूथ आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारोज फ्यूचर, यानी कि हमारा जो देश का भविष्य है वो यूथ के हाथों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान पर युवा, मेरे यानी छवि सहाय के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं देश के भविष्य की, हमारे यूथ की, हमारी लीडरशिप की। आज हमारे साथ में वो जुड़े हैं जो कि यूथ की आवाज़ बने हैं, लाखों यूथ की आवाज़ बने हैं और लीडरशिप को ग्राउंड लेवल पर जीते हैं। उनकी हर एक जो एक्टिविटी है वो हम उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्टेट प्रेसिडेंट भाजपा युवा मोर्चा श्री शंकर गोरा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं और इतने युवा अपने दिल की बात आपसे शेयर कर पा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपको अपने आप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ, ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए इस दायित्व तक पहुंचा हूं। जी, विश्वविद्यालय में हमने आम विद्यार्थियों के लिए काम किया। उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है पूरे राजस्थान भर में। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री रहा, तो पूरे राजस्थान भर में आंदोलनात्मक गतिविधियों के साथ साथ रचनात्मक कामों के साथ हमने मिलकर पूरे राजस्थान भर के युवाओं के साथ काम किया है। और अभी भी लगातार युवाओं के साथ काम करते करते भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम युवाओं से संवाद करते हैं, उनकी मन की बात जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। और जो युवाओं का स्नेह रहता है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर भारत में कोई जनरेशन है वो है युवाओं की। और देश के प्रधानमंत्री जी भी युवाओं को लेकर लगातार संवाद करते हैं। परसों ही हमने देखा, उन्होंने परीक्षाओं पे युवाओं से चर्चा करी। वो युवाओं से कनेक्ट रहना चाहते हैं हमेशा। खेलों के माध्यम से हम देखते हैं कोई भी खिलाड़ी पदक जीत के आता है या कहीं पर हार जाता है जी, तो देश के प्रधानमंत्री जी उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी मन की बात जानने का प्रयास करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी, अभी हमने देखा कि राजस्थान भर से बजट से पहले उन्होंने अनेकों युवाओं से संवाद किया, चर्चाएं करी। डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर भरतपुर तक, झालावाड़ से लेकर बीकानेर तक, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, जी, सभी युवाओं के कनेक्शन में वो रहते हैं। और आज युवा हर फील्ड में, देखिए, हम समझते हैं कि एक समय होता था जब कोई भी कंपनी का सीईओ होता था, वो लगभग 50-55 साल के बाद में उस कंपनी का सीईओ बनता था। लेकिन पिछले जो 12-13 साल का जनरेशन देखते हैं हम, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत का निर्माता है। जी, आज का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, अनेकों उद्यमी योजनाओं के माध्यम से हो, उन्होंने यह साबित किया और युवाओं में एक आत्मविश्वास का संचार किया कि आप कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हर गांव में निकले हुए युवा अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। और हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी देखते हैं तो हमारे युवाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं। हम युवाओं से मिलते हैं, अनेकों प्रकार के विजन उनके द्वारा हम बातचीत करते हैं। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में युवाओं से मिलते हैं तो अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी बताते हैं। जी, हम यंग वकीलों से मिलते हैं, एडवोकेट से मिलते हैं तो कानून के बारे में हमें सलाह देते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। हम सीएज के कार्यक्रम में जाते हैं, यूथ पार्लियामेंट में जाते हैं, तो अनेक प्रकार की चीज़ें युवाओं से सीखने को भी मिलती है। उनसे संवाद के माध्यम से उनसे आत्मीयता भी होती है और उनसे जुड़ने में और उनसे बातचीत करने में देश की अनेकों प्रकार की नए इनोवेशन। आज देखिए, युवा की स्थिति ऐसी है कि वो देश के सभी मुद्दों को लेकर ग्राउंड लेवल पे काम करता है, सरकार से बातचीत करता है, संवाद करता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको अपडेट भी करता है। तो आज का युवा बदले हुए भारत का युवा है, विकसित भारत 2047 के मिशन को लेकर चलने वाला युवा है। पूरे राजस्थान का युवा भी देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विजन को लेकर चल रहा है। इसी को लेकर हम भी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, संगठनात्मक दायित्व मेरे पास है, तो हमारे विचारधारा के साथ साथ
हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विचारधारा से जुड़े, हमारी आइडियोलॉजी से जुड़े, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको नीचे तक बूथ स्तर पर जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको लेकर काम करें। इसको लेकर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप ग्राउंड लेवल पे इतने सारे यूथ से मिलते हैं, अगर आम भाषा में कहें तो काफ़ी सारा जेन ज़ी से आपका कांटेक्ट हो रहा है, और जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं या बाकी ऑफिसेज हैं वहाँ पे लोगों को शिकायत है कि आज का जो यूथ है वो वर्क लाइफ बैलेंस पे ज़्यादा फोकस करता है या हमारी तरह उतना मेहनती नहीं है। लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पे जो युवाओं को देखा है, जो जेन ज़ी को देखा है, वो कैसे हैं और पॉलिटिक्स के प्रति उनका क्या सोचना है? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि आज का जेन जी मेहनती नहीं है तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि नए नए क्रिएटिव चीज़ें आज आप देखिए हर फील्ड में हमारे जो जेन जी एज के युवा हैं वो अलग अलग क्रिएटिविटी करते रहते हैं। नए सॉफ्टवेयर्स पे काम करना हो, चाहे स्वच्छ भारत पे काम करना हो, अलग 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 प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो काम करते हैं। इन चीज़ों को लेकर वो सक्रिय हैं। कई बार लगता है कि जेन जी एज में युवाओं में मैं तो एक ही आग्रह युवाओं से भी करना चाहूँगा, दूरदर्शन बहुत बड़ा चैनल है और इसको आपके बहुत करोड़ों श्रोता हैं। युवा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मेहनती है जेन जी एज का। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग नशे की आदत में ना पड़े, युवा हैं, अच्छे पॉजिटिविटी सकारात्मकता के साथ काम करें, और जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है जिसको भारत सरकार ने बैन भी किया है उसमें भी उनको उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का समय चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों प्रकार की गेम्स हुए, अनेकों प्रकार के ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड के माध्यम से गेमिंग साइट से उनसे दूर रहे। और विकसित भारत के विकास में मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है वो आज के जेन जी का है, क्योंकि वो समझ चुका है कि भारत को प्रथम रखकर वो काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है छवि जी की जो आइडियाज़ है जी, जो हमारे समय में भी, जैसे मेरा 93 का बर्थ है, हम जब तक 13, 14, 15 साल की एज में थे तो हमारे पास वो आइडियाज़ नहीं हुआ करते थे जो आज के जेन जी के पास है। आज उन्हें हर सॉफ्टवेयर की परख है, हर चीज़ के मॉडल का परख है, और देश में क्या चल रहा है उस मुद्दों पे भी वो अपनी प्रभावी ढंग से बातचीत रख सकते हैं। बीच में हमने देखा था कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने जब नेपाल में सरकार का विद्रोह हुआ तो उस समय उन्होंने जेन जी एज के युवाओं को बरगलाने का प्रयास भी किया था, राहुल गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद में बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनी, और जो जेन जी एज का युवा है उन्होंने विकसित भारत के मॉडल को अपनाया, विकसित भारत 2047 के मॉडल को अपनाया, और 2014 के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर समय युवाओं के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हर समय युवाओं के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात ये भी जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया और हमारे जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया ही एक तरह का भटकाव भी बन रहा है उनके लिए, यानी कि जो पॉलिटिक्स के बारे में उनको जानना चाहिए वो उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हमें प्रयास करना चाहिए, युवाओं को प्रयास करना चाहिए कि सकारात्मक तथ्य की तरफ ज़्यादा बढ़े। और मुझे लग रहा है कि हम कभी भी देखते हैं तो नकारात्मक थोड़ा सा होता है। अभी हम जैसे वाइट कोई शर्ट पहनते हैं तो उसमें एक छोटा सा काला दाग भी लगा होता है, तो सबसे पहले नज़र उस पर पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन शर्ट पूरा वाइट है, उस पर एक छोटे से धब्बे पे हमारी नज़र पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नज़र समाज में नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जाती है। लेकिन हम जिस प्रकार से युवाओं से मिलते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अनेकों ऐसे विचार युवाओं के द्वारा आते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाएं वो जानते हैं, और आज जो इकोसिस्टम है उस पर वो हर चीज़ की जांच परख रखते हैं। और युवा आजकल पॉलिटिक्स की तरफ भी उनका बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। आज आप देखिए
पहले हम देखते थे तो अभी कोई आज के 5 साल पहले मेरा कोई इंटरव्यू लेता होता तो कम से कम 50 साल के आसपास के एंकर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें समझना पड़ेगा हर फील्ड में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है और युवा अपने करियर को लेकर, इनोवेशन को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, इन्फ्लुएंस, कोई भी चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है उसको लेकर सब जगह काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय युवाओं का है। और देखिए, मैं राजस्थान में भी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान सरकार ने अभी 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य पर जी 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। उसको लेकर एक अलग सा उत्साह राजस्थान के युवाओं में। अभी हमने युवा मोर्चा के माध्यम से युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान जयपुर संभाग में, अजमेर संभाग में और उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में यात्राएं करी है केंद्रीय बजट और इन भर्तियों को लेकर। युवाओं में एक सकारात्मक उत्साह है। ये उत्साह आजकल वो सब सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, उन पे उनकी रीच है, उनका खुद का एक इकोसिस्टम है, उनके खुद के इंस्टाग्राम के अकाउंट है, फेसबुक के अकाउंट है, ट्विटर के अकाउंट है। और अधिकांश युवा या तो अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहा है या जो ग्रामीण परिवेश से निकल के भी आया है वो अपने विचारों के साथ में देश में क्या चल रहा है, विकसित भारत 2047 का विजन क्या है और अनेकों प्रकार की योजनाओं से उनको क्या लाभ मिल सकता है, उन पर काम कर रहा है। आज आप देखिए, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अनेकों युवाओं ने अपना करियर में नए आयाम स्थापित किए हैं। बिल्कुल। आप देखिए, दूसरी तरफ हम जाते हैं तो खुद के स्टार्टअप के माध्यम से लाखों युवाओं ने अपना करियर में रोजगार देने वालों के रूप में काम किया है जी। तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा कि युवा सकारात्मक भी है, नकारात्मक चीज़ों में जो युवा लगता है हमें कि वो जा रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप सकारात्मक रहिए। हमारे जो महापुरुष है, स्वामी विवेकानंद जी हुए, ऐसे महापुरुषों को हमें मन और मस्तिष्क में उतारना चाहिए। आज से 163 साल पहले जिस महापुरुष का जन्म हुआ, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मात्र 39 साल की आयु उनको मिली। उसमें उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा देश के यूथ आइकन वो है। तो हमें ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो रियल हीरो हैं उनसे हमें अपने मन और मस्तिष्क में विचार उतारना चाहिए और हमें सबको मिलकर एक प्रयास और करना चाहिए। जो हमारे युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महापुरुषों को वो रीड करें, ये आदत युवाओं को डालनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे आत्मविश्वास डेवलप होता है और किस प्रकार से हम हमारे करियर में असफल होने के बावजूद भी सफल हो सकते हैं। कई बार लगता है युवाओं को कि वो लगातार कोई ना कोई फील्ड में असफल होते हैं, विजन नहीं होता, तो उनको लगता है कि मेरे करियर का यही स्टॉपेज था। पर जब ये लगने लगता है उसके बाद भी आत्मविश्वास अगर होता है तो उसका स्टॉपेज बहुत आगे होता है। हमने देखा बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे यूथ आइकन हुए, वो शुरुआत में असफल हुए, लेकिन लगातार उन्होंने कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत के बावजूद उन्होंने सफलता के रास्ते चुने और आज पूरा विश्व मानता है, पूरा देश मानता है उनकी सफलता को। ऐसे उदाहरणों को हमें अपने मन और मस्तिष्क में लेना चाहिए। मैं इस समय आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे जो विचार हम डेवलप करते हैं जी, अच्छे लोग जो हमारे सोसाइटी के हैं, अच्छे जिन्होंने कुछ ना कुछ समाज के लिए किया है, कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए किया है, कुछ ना कुछ सोशल लाइफ के लिए किया है, उन लोगों को हमें प्रेरणा बनानी चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। आपने कहा कि हमारे जो युवा हैं उनको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स डर जाते हैं कि अरे तुम कुछ और कर लो, राजनीति में जाने की बात मत करो। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जब आप पॉलिटिक्स में आए कैसा रहा, आपने जो सुना था उससे कितना सिमिलर है, कितना अलग है, और पेरेंट्स को आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, एक समय था जब पेरेंट्स पॉलिटिक्स से दूर बच्चों को रखते थे, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और वास्तव में हर फील्ड में स्ट्रगल है। आज कोई आईएएस बनने के प्रयास करता है तो उसको अनेक चुनौतियों से निकलना पड़ता है। बिल्कुल। कोई
मीडिया सेक्टर में भी जाता है, उसको भी अनेक चुनौतियों से निकलना पड़ता है। किसी भी सेक्टर का उदाहरण ले लीजिए आप, आसान लाइफ नहीं है, उसमें निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कितना सुनहरा हमारा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का। आज एक चाय बनाने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, दूसरा एक किसान का बेटा आदरणीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। अनेकों उदाहरण हम देखेंगे ऐसे, जो आज अगर शिक्षा उन्होंने नहीं ग्रहण की होती और पॉलिटिक्स में, सामाजिक क्षेत्र में, समाज जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से काम किए, उस काम में अगर वो नहीं होते तो उस इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो हमारे अभिभावकों को भी समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है जिस बच्चे की रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है उसको आप पॉलिटिक्स में भेजें। जी। जिस बच्चे की जिस फील्ड में रुचि है, क्योंकि वो रिजल्ट वहीं दे सकता है जहां उसका मन है, जहां उसका अट्रैक्शन है। हमारे भी चुनौती आई थी। जब मैं 2010 में जयपुर आया था तो मैं भी एबीवीपी से जुड़ा हुआ था। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान कॉलेज में आया जी। तो परिवार वालों को लगा कि यार थोड़ा सा उनको थोड़ा भय लगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। लगता है कि जयपुर जैसे शहर में इस फील्ड में कैसे आप संघर्ष कर पाओगे। फिर जब उनको लगा कि मेरे को जाना है इस फील्ड में, तो उन्होंने सहयोग भी किया, पूरे परिवार के लोगों ने। क्योंकि मेरे घर में तो कोई आज तक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा। अच्छा। ना आगे ना पीछे अभी तक। तो धीरे 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 वो मोमेंटम, अगर आप मेहनत करते हो तो जो चैलेंज हमारे आते हैं परिवार के, जो अभिभावक हमें मना करते हैं, परिवार के लोग हमें मना करते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना, जब उनको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, समाज के लोगों से, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे आप जुड़ रहे हो तो सब आपकी मदद करने के लिए लग जाते हैं। और पॉलिटिक्स, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने कहा था, पॉलिटिक्स 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। अगर आप 4 दिन में पॉलिटिक्स में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स में आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अनुशासन रखना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास से काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसे रास्ते आते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, उसके आगे निकलते हैं तो रास्ता साफ निकल जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, 2-3 साल पहले मैं मेरे दोस्तों के साथ नीम करौली गया था जी। तो जैसे ही हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ने लगे तो हमें बहुत सारी धुंध मिली। हमने प्रयास किया, बीच में हमारा 3-4 बार मन भी हुआ कि यार वापस पीछे घूम जाते हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। आप यकीन मानिए छवि जी, हम 500 मीटर आगे जाते ही बिल्कुल साफ मिल गया हमें रास्ता। अगर सोचिए हम वहाँ जाने के बाद, मंजिल तक पहुँचने के बाद, 700 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद में अगर थोड़ी सी हिम्मत नहीं रखते तो हम मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा ही पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में अगर आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करते रहेंगे लगातार, और पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हर फील्ड में ऐसा है बिल्कुल कि आप लगातार अपने सपनों को लेकर चलेंगे, खुली आंखों से सपने देखेंगे, दिन में सपने देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जी जान से लगेंगे, तो मैं कहता हूँ कि पूरा जमाना आपके साथ हो जाएगा। और अगर आपके मन में, हर व्यक्ति को पता रहता है कि मैं कितना कर सकता हूँ जी। आदमी को, इंसान को सबसे पहले खुद को पता होता है, उसको सेल्फ एनालिसिस रहता है कि मैं कहाँ तक भाग सकता हूँ। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पॉलिटिक्स 100 मीटर की दौड़ नहीं है, लंबी मैराथन है। अब लंबी मैराथन पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लंबी मैराथन पार करने के लिए पहले धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है, बाद में जाके आपको थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जब ही आप इस मैराथन में सफल हो सकते हैं। अच्छा, राजनीति में रहते हुए क्या आप 100% सच बोल सकते हैं या आपको थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ता है? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति में कभी कभार लगता है जैसे बादल होते हैं जी, तो कई बार लगता है कि बादलों से में ही बातें चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। धुंध छट जाती है थोड़ी देर के बाद में। राजनीति में बहुत लोग उतरते हैं, झूठ के सारे बहुत लंबा विजन नहीं चल सकता। अगर आप ईमानदार नहीं है राजनीति में, आप अगर अपने कर्तव्य के लिए परफेक्ट नहीं है, उस पर मेहनत नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में आपकी नेगेटिविटी होना चालू हो जाती है। और
समाज आपको देख रहा होता है। राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है। आज जो भी राजनीति में व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है। आज आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका बात करने का तरीका है, सबसे ज्यादा आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। आप अगर अच्छे श्रोता नहीं है, लोगों के मन की बात नहीं सुन सकते, लोगों के पीड़ा नहीं सुन सकते, समाज के व्यक्तियों की बात नहीं सुन सकते, अंतिम व्यक्ति की बात नहीं सुन सकते, और ईमानदारी जी, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा। आज आप देखिए ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल लो प्रोफाइल थे, जो सिर्फ संगठन में काम करते थे, निष्ठा से काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, वो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन राठौड़ जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सैकड़ों उदाहरण आपको मैं एक लंबी लिस्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग इन परिस्थितियों से निकल के आज ठेठ ग्रामीण परिवेश से निकल के छोटे छोटे गांव में आप जाएंगे, आप असंख्यक लोग ऐसे देखेंगे, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण परिवेश से निकल के उन्होंने मेहनत करी और आज वो शिखर पर है। उसके लिए उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी, सत्यनिष्ठा के साथ रहे और समाज से जुड़े हुए मुद्दे, गांव से जुड़े हुए मुद्दे, शहर से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने उठाए, उन पे चर्चा करी और लोगों का सहयोग किया, इसलिए वो उस मुकाम तक पहुंचे। यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने एक बात बोली कि पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा सबके सामने, उनकी कोई व्यक्तिगत लाइफ नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ऐसे में वो लोग सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं, यानी कि नेगेटिव कमेंट्स सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलते हैं। तो क्या कभी आपको डर लगता है नेगेटिव कमेंट से, या जो नए यूथ आएंगे वो हो सकता है मेंटली बाकी चीज़ों में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, हो सकता है उनके पास इतनी विल पावर हो कि कोई देश को बदलने की ताकत रखते हो, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स झेलने की हिम्मत नहीं है? देखिए इससे सबसे बढ़िया उपाय है, देखो ही मत कमेंट। वैसे तो कोई ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते नहीं, यूथ अच्छा है, पॉजिटिव है, पर ज़्यादा कमेंट देखोगे, ज़्यादा सोचोगे। आप काम करते रहो, अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको कोई कमेंट देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लगता है, सब चीज़ें सुधरती है, सब चीज़ें प्रोग्रेस करती है और नेगेटिव चीज़ों से भी आपको सीखने की आवश्यकता है। आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमी है, उस कमी को ढूंढिए, उसको सही करिए। आदमी को खुद को सब चीज़ों का पता होता है, मैंने आपको पहले ही कहा भाई, आदमी जो भी इंसान है उसके मन को सब पता है कि मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो सेल्फ एनालिसिस करिए, अच्छे से समाज के सामने अच्छे से जाइए, और जो आपके लिए गलत विचार भी रख रहा है उससे भी आप दिल खोल कर मिलिए। 4 बार आप दिल खोल के मिलेंगे, वो अपने आप आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वो कभी नेगेटिव किया तो कमेंट करेगा नहीं, करेगा तो पॉजिटिव करेगा फिर। तो इससे डरना नहीं चाहिए। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, आजकल क्या है, कई बार अच्छा ही है, पॉजिटिव है, पर कई बार युवा थोड़ा सा डर जाता है तुरंत। एक असफलता में उसको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे करियर में क्या होगा। हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा। देश को आज़ादी कैसे मिली, कैसे कैसे लोग थे जलियांवाला बाग में, सीधी अपने सीने पे उन्होंने गोलियां खाई। देश को आज़ादी दिलाने के लिए सरदार उधम सिंह ने अपने भाइयों का बदला लेने के लिए किस प्रकार से वो इंग्लैंड जाके उन्होंने असेंबली में बम फेंके, क्या परिस्थितियां रही होगी। सरदार भगत सिंह ने किस प्रकार का संघर्ष किया होगा, हमें समझने की जरूरत है। बीच में क्या हुआ, छवि जी, एक ऐसी शिक्षा पद्धति आई जिसमें महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया गया, जी बिल्कुल, शिवाजी को नहीं पढ़ाया गया, महाराजा सूरजमल को नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाई क्या, अकबर की गुलामी। हर जगह ये पाठ आया कि अकबर महान था। तो उससे हुआ क्या, नेगेटिव माइंड से डेवलप हुआ। हमारे जो खुद के महापुरुष थे उन्होंने इतनी, आप देखिए किस एज में सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की बलिदान दिए। अपना पूरा परिवार चला गया, पूरे लोग उनके देश के लिए शहीद हो गए, और किस विकट परिस्थितियों में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। वो चाहते तो अधीनता स्वीकार कर सकते थे, वो चाहते तो उस समय भी दूसरे का झंडा उठा सकते थे। आप देखिए हर जगह उन्होंने वीरता, राजस्थान का तो नाम आता है तो वीरता के लिए आता है। तो हमारे महापुरुषों ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें
महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, महाराजा सूरजमल हुए, इन्होंने ऐसे महापुरुष थे, उनके अगर आइडियोलॉजी हम पढ़ेंगे, हम जाके देखेंगे उनकी जगह पे जहाँ पर उनका जन्म हुआ, हम चर्चा करेंगे। युवाओं को जाना चाहिए, हल्दी घाटी जाना चाहिए, शिवाजी का जहाँ जन्म हुआ वहाँ जाना चाहिए, सूरजमल जी का जहाँ जन्म हुआ वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से मेहनत करके उस समय विकट परिस्थितियों में देश के लिए, हमारे आज भी सैनिक भाई है, कोई -50 डिग्री में काम करता है, कोई लू के 50 डिग्री लू में काम करता है, तो हमें पता है कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है। जी बिल्कुल। अभी मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे यूथ को 2 लाइनों में ये बता दें कि कैसे, अगर वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, और अगर सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं तो किन बातों का वो खास ख्याल रखें, और पॉलिटिशियंस को किस तरीके से सही और गलत परखें। देखिए, आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, पहली चीज़ तो अपने करियर के लिए फोकस करना पड़ेगा। एक लाइन पे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए लगातार और निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। और पॉलिटिक्स में आप सही गलत का फैसला करिए, एक एनालिसिस चार्ट बनाइए, किस सरकार ने किस समय क्या किया, युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं कौन कौन सी सरकार लेके आई। हमें पता होना चाहिए कि हमारी सरकार का विजन क्या है, हमारे पॉलिटिशियंस का विजन क्या है। अगर आप विजन का पता रखेंगे तो 100% आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। बातें तो बहुत हैं जानने के लिए, समझने के लिए, और मैं तो बहुत कुछ अभी आपसे और भी जानना चाहूँगी, लेकिन शायद फिर कभी और। अभी के लिए मैं सभी से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अपनी जो सोच है वो साझा की हमारे साथ में। आई एम श्योर कि हमारा जो यूथ है वो सही डिसीजन ले पाएगा। जो भी आपने बताया उससे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सही डिसीजन क्या है, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आप सभी लोग देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। मैं हूँ छवि सहाय, आप देख रहे थे युवा।